सीज फायर होते ही यूएई के दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। मध्य पूर्व क्षेत्र में सीज फायर होने के तुरंत बाद ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर यूएई का दौरा करने जा रहे हैं। जयशंकर कल गुरुवार से 2 देशों की अपनी 4 दिन की यात्रा शुरू करने वाले हैं। पहले वे 9वीं हिंद महासागर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल मॉरिशस गणराज्य पहुंचेंगे। वह यहां 9 और 10 अप्रैल को रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री मॉरिशस के नेतृत्व से भी मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण दायरे की समीक्षा करेंगे। इसके बाद विदेश मंत्री यूएई के दौरे पर होंगे। 38 दिन की जंग में ईरान ने सबसे अधिक हमले यूएई पर ही किए थे। चलिए इसी बीच शुरू करेंगे अगली खबर का। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कैबिनेट की बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 1,74,207 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। खरीफ फसलों के लिए डीएपी, एनकेपीएस जैसे खादों पर सब्सिडी मिलेगी। डीएपी अब भी 1350 रुपए बोरी मिलेगा। एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी के लिए 79,459 करोड़ 41 किलोमीटर, जयपुर मेट्रो के फेज 2 के निर्माण 13,038 करोड़ की मंजूरी मिली है। चलिए बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करौली के टोडा भीम के नांगल शेरपुर में आयोजित किसान सम्मेलन में शामिल हुए, जहां पर ग्रामीणों ने उन्हें हल देकर उनका स्वागत किया। सभा में उन्होंने महिलाओं को परिवार और अर्थव्यवस्था की धुरी बताते हुए उनकी मेहनत और समर्पण की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाएं घर और खेत दोनों में कड़ी मेहनत करती हैं और ऐसी मातृशक्ति का सम्मान करना सभी का कर्तव्य है। इस दौरान उन्होंने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों, पेपर लीक रोकने और युवाओं के साथ धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी उल्लेख किया है। कृषि विभाग ने कार्यक्रम स्थल पर फार्म पॉन्ड, जैविक खेती और ड्रोन से नैनो यूरिया छिड़काव जैसी तकनीकों की प्रदर्शनी लगाई। मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, विधायक दर्शन सिंह गुर्जर और अन्य स्थानीय नेता मंच पर मौजूद रहे। जब राजस्थान के अंदर हमारी सरकार आई थी, हमने सोचा कि राजस्थान में क्या करना है। हमारे किसान को, हमारे मजदूर को, हमारी महिला को, हमारे युवा को क्या आवश्यकता है। क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, अगर हमारे देश का किसान आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। अगर हमारे किसान के साथ साथ हमारा युवा आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। हमारा मजदूर आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। और हमारी माता बहनें आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि 4 जातियां हैं, क्योंकि हम जातियों में बंटकर के और कोई लाभ तो नहीं मिलता, लेकिन चुनाव के समय में कई सपने जरूर दिखा देते हैं और उसके बाद कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 4 जातियां हैं और वो जातियां हैं किसान, मजदूर, महिला और युवा। अगर इन 4 जातियों का भला होगा तो मेरे गांव का भी भला होगा, मेरी तहसील का भी भला होगा, मेरे प्रदेश का भी भला होगा और मेरे देश का भी भला होगा। मेरे भाई और बहनों, मैं ये कहना चाहता हूं, जब हम राजस्थान में आए थे तो हमने देखा था कि हमारा राजस्थान कैसे आगे बढ़ सकता है। हमारी पहली आवश्यकता कौन सी है जिससे हमारा किसान मजदूर आगे बढ़ सकता है। तो हमें लगा कि हमारे राजस्थान के लिए सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता है। अगर मेरे किसान को पानी मिल जाए तो वो, मैं आलू से सोना तो नहीं बना सकता, लेकिन मेरे किसान की प्यासी धरती को पानी मिल जाए तो मेरा किसान जरूर सोना उगाने का काम करेगा। इसलिए सबसे पहले हमने देखा कि किसान को पानी की आवश्यकता है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने
पूरे राजस्थान के अंदर, चाहे हमारा राम जल सेतु ERCB योजना हो, शेखावाटी में यमुना समझौता करके वहां पानी लाना हो, चाहे बिहारी जी आए हैं, आप बीकानेर में रहते हैं, चाहे हमारी इंदिरा गांधी और गंग नहर हो, उसमें पहली बार 5,000 करोड़ रुपए दे करके उसका पानी हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर को पानी मिले, ये हमने प्रारंभ किया। आपने वर्षों पुरानी मांग चंबल के पानी, उसकी परियोजना का MOU किया, MOU कर दिया, काम शुरू कर दिया, और आज इस धरती पर आने से पहले आप उसका निरीक्षण करके भी इस धरती पर पहुंचे, इसलिए आपका स्वागत करना चाहते हैं। आपका इसलिए भी स्वागत करना चाहते हैं कि किसानों की समृद्धि के लिए प्रधानमंत्री जी जो 6,000 रुपया देते हैं, उसमें आपने 3,000 बढ़ा करके 9,000 करने का काम किया, और इसलिए भी अभिनंदन करते हैं। जो पेपर लीक माफिया था उसको जेलों को पहुंचाया, सलाखों के पीछे पहुंचाया, और अब लगातार जो परीक्षाएं हो रही हैं, एक भी पेपर लीक नहीं, निष्पक्षता से किसान का, गरीब का बेटा अपने सपनों को साकार करने का काम कर रहा है। इसलिए आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आपका अभिनंदन इसलिए भी करती है करौली की जनता कि आपने भगवान श्री कृष्ण जब संदीपन गुरु के आश्रम पर गए थे तो वो करौली जिले में होकर के गए थे, और आपने कृष्ण गमन पथ की घोषणा की, और उसमें टोला भीम विधानसभा को जोड़ते हुए करौली होते हुए मध्य प्रदेश तक उस मार्ग की घोषणा करके इस जिले के लोगों को गौरवान्वित किया है। अपनी जो पौराणिक स्थिति है उनको पुनर्जीवित करने का काम किया, इसलिए स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं यहाँ बीच में कार्यक्रम की जायजा लेने आया था, 3 दिन पहले व्यवस्थाएं देख के गया था। तो मैंने उस समय लपावली की तरफ से आया था, तो वहाँ गुजर भाई मिले थे, उन्होंने कहा हमको क्या दोगे? मैंने कहा बोलो क्या चाहिए? कि सभी समाज के लिए लपावली पे एक एनीकट गंभीर नदी पे बन जाना चाहिए, और मेरे को भरोसा है मुख्यमंत्री जी लपावली के पास एनीकट बनाने की निश्चित रूप से घोषणा करेंगे। इस बात का भरोसा मैं आपको देना चाहता हूं। इससे आपके इलाके का जल स्तर बढ़ेगा। मुख्यमंत्री जी, ये नदी है गंभीर जो भरतपुर तक जाती है, इस पे पांचना बना हुआ है, और उसमें 3 जगह बड़े एनीकट बना दिए हैं, एक कटकड़ के, एक दानालपुर के पास, एक महावीर जी के पास, एक पहाड़ी के पास। अब एक जगह लपावली रह गई, जहां पे आज ये मांग हमारी पूरी हो जाएगी। तो आपको मैं बहुत, यहाँ की जनता के तरफ से बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे यहाँ पानी की कमी आ गई, सर्वत्र आ गई, लेकिन ये जो गंगा लेके देश के प्रधानमंत्री चंबल से लेके यहाँ तक पानी चप्पे चप्पे पर पहुंचा रहे हैं, जिसकी घोषणा मैंने 89 में सांसद बनते समय आपके बीच में की थी कि चंबल का पानी लाके रहूंगा। कितने साल लग गए 89 से अब तक, कोई 40 साल बाद यह आपकी जो है समस्या का समाधान करने का सौभाग्य हमारी डबल इंजन की सरकार को मिला। इसके लिए आके किसानों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके यहाँ अविरल चंबल का पानी। चलिए बढ़ते आगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को लबान क्षेत्र के गुहाटा गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने निर्माणाधीन राम जल सेतु लिंक परियोजना के कार्यों का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री करीब 12 बजे अस्थायी हेलीपैड पर उतरे, जिसके बाद उन्होंने चंबल नदी पर बन रहे एक्वाडक्ट का निरीक्षण कर परियोजना की प्रगति की संपूर्ण जानकारी ली। उनके दौरे को लेकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई थी। इस दौरान मंत्री सुरेश रावत और मंत्री हीरालाल नागर भी मौजूद रहे। तो वहीं जिले के प्रशासनिक अधिकारियों में कार्यवाहक जिला कलेक्टर रामकिशोर मीणा, नायब तहसीलदार रामभरोस मीणा, लाखेरी के नायब तहसीलदार जगदीश शर्मा, पीडब्ल्यूडी के एक्सएन पीआर मीणा और सहायक अभियंता निरंजन देखेड़ा सहित कई अधिकारी मौके पर उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर दिन भर प्रशासनिक गतिविधियां भी तेज रहीं।
डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने शासन सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में आयुष विभाग के तहत राज्य की आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय कोटा का नाम वैद्य दाऊ दयाल जोशी राज्य की आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एकीकृत महाविद्यालय किए जाने पर विस्तार से विचार विमर्श किया। इस बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी एवं आयुष विभाग के प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार उपस्थित रहे। और अब खबर है जयपुर से। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट यानी कि ग्राम 2026 का कर्टन रेजर 10 अप्रैल को कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और वरिष्ठ अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। लोगो, ब्रोशर और आधिकारिक वेबसाइट का जो है लॉन्च किया जाएगा। निवेशकों, उद्योग और किसानों को जोड़ने का मंच बनेगा। 23 से लेकर 25 मई तक जयपुर में होगा ग्राम 2026 का आयोजन। 100 से ज्यादा कंपनियां और विदेशी प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। जयपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं। वेबसाइट लॉन्च होनी, आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च होगी ग्राम की। 23 से लेकर 25 मई तक जो है ये पूरा आयोजन होना है। ग्राम 2026 का कर्टन रेजर 10 अप्रैल को होगा। कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। पचपदरा रिफाइनरी को लेकर एक बार फिर सियासत अब तेज होती हुई नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि परियोजना में करीब 7 साल की देरी हुई और इसकी लागत भी 2 गुने से ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि 21 अप्रैल को रिफाइनरी के उद्घाटन की खबर को उन्होंने सकारात्मक बताया है, तो वहीं अब ये मांग भी उठ रही है कि सरकार रिफाइनरी के साथ प्रस्तावित पेट्रोकेमिकल जोन के विकास पर विशेष ध्यान दे। इसके साथ ही स्थानीय व्यापारियों और उद्योगों को प्राथमिकता देने की भी बात कही जा रही है, ताकि क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति मिल सके। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं पचपदरा रिफाइनरी के उद्घाटन के लिए। ये प्रोजेक्ट जिसका मुझे बहुत दुख भी है, मैंने पहले भी कहा कि हमारी सरकार बदलते ही अभी रुकते नहीं 5 साल, तो ये प्रोजेक्ट कभी का हो जाता। 5 साल तो पहले वाले सरकार में जो बीजेपी थी और 2 साल अब वाले, 7 साल का डिले जो हुआ है उसके कारण से जो 37,000 का प्रोजेक्ट था आज वो लगभग 80,000 का स्वीकृत करना पड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकारें बदलते डेमोक्रेसी के अंदर, परंतु कभी भी कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो, पब्लिक इंटरेस्ट में होता है, उसको बंद नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से पदयात्राएं करी वहाँ के तत्कालीन विधायक मदन प्रजापति ने और काम आगे बढ़ा मुश्किल से, तो मुझे खुशी है कि वो काम पूरा हुआ। मैं प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। रिफाइनरी भी इंतजार शास्त्र का सबसे बड़ा चैप्टर है, पर इसको भी 7 साल एक्स्ट्रा लगाने पड़े, ये मेरा मानना है। फिर मैं कहना चाहूँगा कि कोई प्रोजेक्ट सरकार बदलने के साथ में रुकना नहीं। राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई। जयपुर स्थित एबीसीबी मुख्यालय के निर्देश पर दौसा में ट्रैप कार्रवाई करते हुए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। गोविंद गुप्ता के निर्देश पर हुई कार्रवाई में आरोपी अधिकारी 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, जो कि परिवादी का मेडिकल पास कराने के एवज में मांगी गई थी। जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने नशे के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए सभी इकाइयों को ताबड़तोड़ कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सीआईयू, डीएसटी और थाना स्तर की टीमों को नशा सप्लायर्स के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि शहर में नशे के नेटवर्क को खत्म करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। इस संबंध में सच बेधड़क संवाददाता राकेश दाधीच ने जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल से खास बातचीत की, सुनिए। पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद प्रदेश में तमाम
जो रेंज आईजी है, एसपी है और कमिश्नर है, उनको निर्देशित किया गया है कि नशे के खिलाफ व्यापक स्तर पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करे। चूंकि नशे का खात्मा करने के लिए खुद डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने प्रभावी निर्देश दे रखे हैं। तमाम जो ऑफिसर है उनकी पालना रिपोर्ट भी मंथली जाती है। हमारे साथ है जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल, उनसे जानते हैं कि किस तरह से जयपुर शहर में जो नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है वो किस तरह से है। सर, किस तरह से अभियान है? ये हमारा विशेष फोकस है जो एनडीपीएस के पदार्थ हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। ऐसे लोग जो उनका सेवन करते हैं, जो उनका व्यापार करते हैं, जो युवाओं को इस नशे की ओर अग्रेसित करते हैं, उन सभी के खिलाफ व्यापक तौर पे हमने अभियान छेड़ा हुआ है। इस साल के प्रथम 3 माह के अंदर हमने लगभग 300 से ऊपर मुकदमे दर्ज किए हैं और हम जो लोग इसको कुरियर की तरह यूज हैं इसके अंदर और जो मेन सप्लायर हैं उनके भी हम पीछे लगे हुए हैं। साथ ही ये भी निर्देश दिए गए हैं उन्होंने इसके द्वारा जो प्रॉपर्टी अर्जित करी है उसको 107 बीएनएसएस के तहत वो जब्त की जाए तथा जो ऑर्गेनाइज वे में करते हैं उसको 111, 112 के तहत बीएनएस के धाराओं के तहत इनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए। जिले में सीएसटी है, डीएसटी है, उनको भी निर्देशित किया गया है कि लगातार जो नशे के खिलाफ जो लोग काम करें उनके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई की जाए। इस संदर्भ में आपके द्वारा मीटिंग भी ली गई थी। क्या और योजना है जो भविष्यकालीन जो नशा सप्लायर है उनके खिलाफ शिकंजा कसा जाए? इसके अंदर सीएसटी, डीएसटी और थाने सभी शामिल हैं इनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के लिए। साथ ही हम जो एक अवेयरनेस ड्राइव भी चालू करेंगे जो इस नशे के दुष्प्रभाव हैं उससे यंग पीढ़ी को उसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं इसकी भी जानकारी देने के वो एक प्रोग्राम शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ जयपुर कमिश्नर जो बता रहे थे कि नशे के खिलाफ व्यापक स्तर पर जयपुर शहर में कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है और टीम लगातार अलग अलग इलाकों में नशा जो सप्लायर है उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। भविष्य में जयपुर पुलिस के द्वारा एक कैंपेन चलाया जाएगा जिसमें नशे के खिलाफ जो लोग जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई तो हो ही रही है, वही नशे के खिलाफ लोगों को भी जागरूक किया जाएगा। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ राकेश दादी, सच बेधड़क, जयपुर। चलिए बढ़ते आगे, बात अगली खबर की। टोंक जिले में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए डीएसटी टीम ने पिपलू थाना क्षेत्र में एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 1.5 लाख रुपए कीमत की लगभग 7 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की है। ये कार्रवाई डीएसटी इंचार्ज ओम प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में गहलोत पुलिया के पास की गई है, जहां पर आरोपी स्मैक की खरीद फरोख्त कर रहा था। पुलिस ने मौके से एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा और मोबाइल भी जब्त किया है। गिरफ्तार आरोपी फैजान पुत्र फरीद निवासी बहिर कलंदरू का मोहल्ला टोंक है, जिसके खिलाफ पिपलू थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस आरोपी से नशे के नेटवर्क को लेकर गहनता से पूछताछ कर रही है और डीएसटी द्वारा नशे के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रखने की बात भी कही गई है। सिरोही के आबू रोड से खबर है, जहां पर सियावा मेले के दौरान मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी, सरियों और पत्थरों से हमला होता दिखाई दे रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस झगड़े में एक महिला भी मारपीट करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल वीडियो की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है। प्रतापगढ़ जिले से खबर है, जहां पर बहुचर्चित देवीलाल हत्याकांड में अदालत ने अहम फैसला सुनाया। प्रेम प्रसंग से जुड़े मामले में जिला समेत जिला सेशन न्यायालय ने 2 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और साथ ही 25,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। वहीं धरियावत थाना क्षेत्र के इस मामले में लंबे समय से चल रही सुनवाई के बाद न्याय मिला है।
और अब खबर भरतपुर से है, जहां पर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में गुर्जर समाज के प्रतिनिधि मंडल और जिला प्रशासन के बीच रीट के 372 पदों पर नियुक्ति को लेकर लंबी वार्ता हुई। करीब 2 घंटे चली इस बैठक में जिला कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि इस मुद्दे पर जल्द ही सरकार से वार्ता कराई जाएगी। प्रशासन के 1 अप्रैल तक वार्ता कराने के भरोसे पर समाज के प्रतिनिधियों ने सहमति जताई है और तब तक के लिए पीलूपुरा में चल रहा युवाओं का धरना स्थगित कर दिया गया है। गौरतलब है कि 2018 की रीट भर्ती में 5% आरक्षण को लेकर 2019 में सरकार और गुर्जर समाज के बीच समझौता हुआ था, लेकिन अब तक उस पर अमल नहीं हो पाया है। इसी को लेकर समाज एक बार फिर आंदोलन के मूड में है, जिससे प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। आरक्षण संघर्ष समिति कोई पैटर्न नहीं है, कोई रजिस्टर्ड कोई संस्था नहीं है। जब हम लोगों ने आंदोलन किया था, कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है ये कि रजिस्टर्ड संस्था है या कोई ट्रस्ट है तो ट्रस्ट में वही रहेगा या कोई दूसरा रहेगा। जो काम करेगा वो आगे आएगा, जो मुद्दों के साथ लड़ेगा वो समाज का नेतृत्व करेगा। हम मुद्दों के साथ हमारा जो समझौता हुआ 31 तारीख को 372, उससे पहले का मुद्दा था 2018 का। 2020 में जब हमने लोगों ने 31 अक्टूबर जो समझौता किया, वो समझौते में 372 था। ये जो रीट के अभ्यर्थी हैं 372 वाले, वो आकर के वहाँ बैठ गए थे। इन्होंने समाज के लोगों को बस समाज के बाहर हर साल और वहाँ शहीद स्थल जाकर के श्रद्धांजलि देते हैं। सब लोग पहुँचे, समाज के प्रमुख लोग, और वहाँ श्रद्धांजलि के लिए पहुँचे तो इन बच्चों को देख करके ये तय किया कि भाई बच्चे हमारे, इनको 7 साल हो गए घूमते घूमते, तो इनकी 372 को कैसे नौकरी मिले। इसके लिए हमने 8 तारीख रखी थी, लेकिन कलेक्टर साहब ने सभी हमारे जो यहाँ प्रमुख लोग आए हुए हैं इनको बुलावा भेजा कि भाई आप आएँ और बात करें, जिससे आपकी हम सरकार से बात करवाएं। समाज पीलूपुरा में 372 जो अभ्यर्थी हैं उनकी अपॉइंटमेंट के लिए धरने पे है, तो उनके साथ आज सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने बैठकर सरकार के निर्देश अनुसार एक वार्ता करी है। काफ़ी सकारात्मक वार्ता रही है और आपके साथ काफ़ी बिंदुओं पे चर्चा हुई है। आपकी बात सरकार तक पहुंचाई जाएगी, मंत्रिमंडल तक पहुंचाई जाएगी। अकॉर्डिंगली जो सरकार का निर्णय है आपसे बात की जाएगी। और अभी आपके साथ जो बात हुई है 1 मई के ऊपर दोबारा बात करने के लिए। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत अलावड़ा के नंगली गांव में जल जीवन मिशन के तहत बनी पानी की टंकी में लगातार हो रहे रिसाव को लेकर विभाग हरकत में आया और जयपुर से अधिशासी अधिकारी अंकित गोयल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। करीब 5 माह पहले बनी इस टंकी में पहली बार फरवरी में पानी भरने पर चारों ओर से रिसाव शुरू हो गया था। ठेकेदार द्वारा केमिकल पुताई कर मरम्मत का प्रयास किया गया, लेकिन समस्या जस की तस बनी रही। मार्च से पेयजल सप्लाई शुरू होने के बावजूद गांव में केवल एक ही पाइपलाइन होने से पानी शुरुआती मोहल्लों तक ही सीमित रह जाता है और आधे से अधिक ग्रामीण आज भी जल आपूर्ति से वंचित हैं। ग्रामीणों ने टोल फ्री हेल्पलाइन 181 पर भी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को रिसाव और पाइपलाइन की कमी से अवगत कराया गया। तो वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि मात्र 2.5 इंच की पाइपलाइन पूरे गांव के लिए पर्याप्त नहीं है। गांव नंगली में हमारी टंकी का सर्वे करने के लिए बाहर से टीम आई है। उन्होंने कोई रेस्पॉन्स निरीक्षण करने के लिए टीम आई है। उन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, वो खाली देखकर यहाँ से रिटर्न हो गए हैं। और ये टंकी अब भी सुचारू रूप से लीकेज है, जिसके कारण नंगली गांव में सप्लाई नहीं हो पा रही है और गांव। और अब खबर है करौली से, जहां राजस्थान शिक्षक संघ उप शाखा हिंडौन के बैनर तले ब्लॉक के शिक्षकों ने उपखंड कार्यालय में एकत्रित होकर राज्य के मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ब्लॉक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में राज्य सरकार की शिक्षक विरोधी नीतियों के कारण संपूर्ण राज्य के शिक्षक समुदाय में असंतोष का माहौल है। हाल ही में सरकार ने नए आदेश जारी कर विद्यार्थियों और कर्मचारियों के लिए सत्र 2026-27 का वार्षिक पंचांग जारी किया है, जिसमें कि 10 दिन के ग्रीष्मकालीन अवकाश की कटौती और 1 दिन के संस्था प्रधान अधिकृत अवकाश में कटौती की गई है, जो कि राजस्थान की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए बिल्कुल ही अव्यावहारिक है। तो वहीं राज्य सरकार की हठधर्मिता के कारण समस्त शिक्षकों में भारी रोष व्याप्त है। शिक्षक संगठन सियाराम द्वारा सरकार के ऐसे अव्यावहारिक आदेशों का
संपूर्ण राज्य में चरणबद्ध रूप से आंदोलन कर विरोध किया जा रहा है। मंत्री पीयूष गर्ग ने मांग की है कि सरकार शिक्षकों का उत्पीड़न करना बंद कर दे और पहले से लंबित 27 सूत्रीय मांग पत्र पर अविलंब ध्यान देकर समस्याओं का शीघ्र निस्तारण भी किया जाए। सुमेरपुर में आदिवासी समाज के सम्मान और अधिकारों को लेकर उपखंड अधिकारी कालूराम कुम्हार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में 30 मार्च 2026 को संसद में दिए गए एक बयान पर कड़ा विरोध जताते हुए कहा गया कि इससे आदिवासी समाज में आक्रोश व्याप्त है। प्रतिनिधियों ने संविधान द्वारा दिए गए विशेष अधिकारों के सम्मान और वन अधिकार कानून सहित अन्य प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग की है। इसके साथ ही संबंधित बयान को संसद के रिकॉर्ड से हटाने और साथ ही भविष्य में इस प्रकार की टिप्पणियों पर रोक लगाने के निर्देश भी जारी करने की मांग की गई है। वहीं ज्ञापन में इस मामले में शीघ्र कार्रवाई की अपेक्षा जताई गई है। लोकसभा में जो गृह मंत्री जी साहब द्वारा जो राजकुमार जी हमारे आदिवासी क्षेत्र से हैं, हमारे आदिवासी पार्टी से हैं, उनके खिलाफ जो टिप्पणियां की हैं कि अगर वो सांसद में होते तो आज मतलब वो भी सिलेंडर की लिस्ट में होते। तो हम उनको ये कहना चाहते हैं कि हमारे 47 आदिवासी होते हुए लोकसभा में आदिवासी की आवाज़ नहीं उठा रहे हैं और हमारे भारत आदिवासी पार्टी के एकमात्र सांसद जो पूरे विधानसभा में आदिवासियों की आवाज़ बन के खड़े हैं, हमारे ढाल बन के खड़े हैं, उनको दबाया जा रहा है। तो हम मुख्यमंत्री जी से और हमारे राष्ट्रपति से हम मांग करते हैं कि हमारे को राजकुमार जी को सुरक्षा प्रदान की जाए। इसके बारे में वो आदिवासियों की आवाज़ विधानसभा। भरतपुर जिले के बयाना उपखंड क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से हो रही तेज बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया। खास तौर पर टमाटर की खेती पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, जहां पानी भरा और ओलों की मार से फसल सड़ गई है। हालात ऐसे हैं कि किसान अपनी ही उपज को खेतों में फेंकने को मजबूर हैं। इसका असर अब मंडियों में भी दिखाई दे रहा है, जहां टमाटर की आवक कम होने से कीमत 20 रुपए से बढ़कर 40 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। किसानों ने इस प्राकृतिक आपदा को लेकर सरकार से मुआवजे की मांग की है, तो वहीं मौसम की मार ने जहां किसानों की चिंता बढ़ा दी है, तो वहीं आम जनता की रसोई पर भी इसका सीधा सीधा असर पड़ रहा है। आंधी तूफान और ओलावृष्टि जिसकी हमने फसल खेती कर रखी है कम से कम 35-40 रुपये बीघा, तो मतलब 1000 रुपये बीघा। तो इसे मतलब क्या पूरी तो खेती के वहाँ पे भेज पे कर रखी है और पैसा कर्ज पे पूरा लगा रखा है। पूरी खेती नष्ट हो गई है ओलों से, और इसमें 100 में से 100% पूरी खेती अपने टमाटर वो रखा है, पूरा टमाटर खत्म हो चुका है। इसमें कुछ भी नहीं बचा है। अब बताओ कहाँ से दें हम पैसा? पैसे वाले तंग कर रहे हैं कि पैसा दो, भेज वाले आ गए कि भेज दो, हम कहाँ से लाएं पैसा? सरकार ने 72 घंटे का अल्टीमेट अधिकारियों को दिया, कोई भी अधिकारी नहीं आया है, ना तो कोई प्रशासन ना कोई अधिकारी। निमाहेड़ा में श्रीचंद कृपलानी ने चित्तौड़ रोड स्थित एक होटल परिसर में स्थापित अस्थायी अफीम तोल केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने तोल प्रक्रिया को नजदीक से देखा और उपस्थित काश्तकारों से संवाद कर उनकी समस्याएं जानी। किसानों द्वारा बताई गई विसंगतियों को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने अधिकारियों से चर्चा की और समाधान के लिए उच्च स्तर पर बात करने का आश्वासन दिया। इस दौरान नारकोटिक्स विभाग से तोल कार्य की प्रगति, गुणवत्ता जांच और रिकॉर्ड व्यवस्था की जानकारी ली गई। बुधवार को निम्बाहेड़ा उपखंड के 388 और बड़ी सादड़ी क्षेत्र के 31 किसानों सहित कुल 419 काश्तकारों की अफीम का तोल किया गया। विधायक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो और तोल प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और व्यवस्थित रहे। इस अवसर पर अशोक नवलखा, गब्बर सिंह अहीर, कपिल चौधरी सहित अन्य जनप्रतिनिधि और किसान मौजूद रहे।